हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अपने मोशन चैप्टर की शुरुआत करी। हमने उसमें स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में समझाया, स्पीड के बारे में समझाया, मोशन के टाइप बताए, कितने तरह के मोशन होते हैं। आज की कक्षा में हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ग्राफ पे हम इनको कैसे मापते हैं और लिखते हैं, हम वो भी सीखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या है? देखिए, जब भी कोई एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, समय देखिएगा ध्यान से, तो उसने दूरी तय करी, डिस्टेंस तय करी, और वह डिस्टेंस उसने जो है एक समय में तय करी, तो उसको हमने बोला स्पीड। अब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी और स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो यहाँ पर वेग किस तरीके से अलग हो जाता है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ए और बी के बीच का सबसे छोटा पाथ बताता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट कितने समय में हुआ, ये हमें वेलोसिटी बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके पास मात्रा भी होगी, मैग्नीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, और मात्रा के साथ साथ दिशा भी होगी, जिसे हम डायरेक्शन बोलते हैं। यानी मात्रा दिशा दोनों होंगी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम देखिए, जिसके ऊपर ये साइन जो होता है ना, ये एक वेक्टर का साइन होता है, याद रखिएगा। अब वेलोसिटी में परिमाण भी होता है, मात्रा भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होती है। और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, और एसआई यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आप याद रखेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, अब क्या है, इक्वल दूरी है, और इक्वल दूरी मैं मान लेता हूँ यू 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 और यू। ये जो यू दूरी है टी टाइम में ही कवर करी गई है, यानी एक समान दूरी। समय तरलों, यानी यदि कोई वस्तु एक विशेष दिशा में समान समय तरलों यानी समान समय लेती है, समान दूरियों में तय करती है, समान दूरियां तय करती है, यानी 10 किलोमीटर 5 मिनट, 10 किलोमीटर 5 मिनट, 10 किलोमीटर 5 मिनट, वह वस्तु समान वेग के साथ चल रही है, यानी वह वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। यदि कोई वस्तु समान वेग यानी v बार के साथ चलती है, तो वह समांतराल t वस्तु में पहुंचती है, यानी उसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो वेलोसिटी गुणा चाल। अब आगे क्या करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई अनइक्वल डिस्टेंस है, छोटी बड़ी, ज्यादा बड़ी और बड़ी, लेकिन वह टी समय पे सब डिस्टेंस को, सब दूरी पे चल रही है, तो यह हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या समान नहीं, या फिर चार वेग जैसे हम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है। ध्यान से देखिए सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, हर बार डायरेक्शन बदलती है। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती है, तो जो डायरेक्शन में लगातार बदलाव आ रहा है टी समय में, तो इसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको बताया, एट द मोमेंट, उसी क्षण, यानी एक शरीर जो चार वेग के साथ चल रहा हो और उस शरीर के किसी भी क्षण पर वेग की तत्क्षणिक वेग कहा जाता है, यानी हर किसी भी पॉइंट पर हम टी टाइम पे हम पूछ लें वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट
टोटल टाइम, कितना समय लिया इस डिस्प्लेसमेंट को चलने में, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी पता जो है यहाँ से प्राप्त होगी। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर, देखिए स्पीड ट्रेवल्ड बाय, देखिए अब क्या होता है, स्पीड में जो होता है डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं स्पीड पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये बात करें तो आमतौर पे याद रखिएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। वन राउंड सर्कुलर पाथ में जो एवरेज स्पीड है वो कभी जीरो नहीं होती। यहाँ पर सर्कुलर पाथ में एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया, क्योंकि इस पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट पे जो बिंदु है या जो हमारा जो शरीर है वो आ गया। त्वरण, अब आता है एक्सेलरेशन। वेग के परिवर्तन की दर को समय के साथ जो शरीर के त्वरण कहा जाता है, यानी कोई बॉडी है, यानी रेट ऑफ चेंज। सिंपल सी बात है, जो आपकी वेलोसिटी है वह समय के साथ कितना बदल रही है उसको आप त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन टाइम। अब ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले कोई 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, अब वह 50 मीटर पर सेकंड पे चला, और इसने इस दूरी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसने समय लिया 15 सेकंड। तो यानी 50 माइनस 10/15, या हम बोल देते हैं इसे 55, या 10 सेकंड, ये जो दूरी है 10 सेकंड में चली, तो बटे 10, तो 40/10 सेकंड, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, लिखवा देता हूं मैं आपको। ए यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनल, ये फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम जो वेग है, और ये शुरुआती वेग है, और ये जितना समय उन्होंने इसको बदलने में लिया। तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, et इक्वल्स टू v माइनस यू। तो हम लिखेंगे अंतिम वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस at। ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आप आगे आपके बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही उपयोगी जो है साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ए के सिंबल से द्वारा जो है बताया जाता है। इसके पास डायरेक्शन और मात्रा दोनों होती है, यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखते हैं, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखा जाता है। एक्सेलरेशन डज नॉट डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। देखिए एक्सेलरेशन से हमें मोशन की जो डायरेक्शन है, जो चाल की जो दिशा है, यानी तुरंत इस गति की दिशा, तुरंत से गति की दिशा नहीं पता चलती है, याद रखिएगा, नहीं निर्धारित होता करता है, यानी मोशन की चाल का आपको नहीं पता चलेगा, वेलोसिटी से पता चलेगा। देखिए जो एक्सेलरेशन होता है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। ये सब निर्भर करेगा वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, देखिए यहां पर आइए, यहां समझिए इसको। पहले वो 10 मीटर प्रति सेकंड पे था, अब हो गया वो 30 मीटर प्रति सेकंड पे, समय लिया 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकाला आपने 30 माइनस 10/5, 20/5, ये निकला आपका 4 मीटर पर सेकंड। पहले वो 10 मीटर प्रति सेकंड पे था, पहले ये इनिशियल है, अब वह रुक गया, जीरो हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालिए, 0 माइनस 10, ये फाइनल है, बटे 5, अब कितना हो गया, -2, यानी ये नेगेटिव हो गया। अगर गति बढ़ती है, यानी वेलोसिटी, वेग बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी कम होती है, तो एक्सेलरेशन आपका
नेगेटिव होगा, क्योंकि जो अंतिम वैल्यू है, जो फाइनल जो अंतिम वैल्यू है वह छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और जो शुरुआती वैल्यू है वह बड़ी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वह नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक पढ़ लिया। अब आप देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, जब भी देखिए कोई अगर एक्सेलरेशन है वह लगातार बढ़ता जा रहा है तो वह यूनिफॉर्म है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो है बार बार बढ़ता जा रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन इक्वल, जब वेलोसिटी में बराबर चेंज हो उसी टाइम में, यानी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज हो रहा है, फिर 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर चेंज हो रहा है, तो ये सामान्य तौर पर बढ़ रहा है, तो इसको हम सामान्य त्वरण बोलते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे वेरिएबल चरण, यानी कभी 2 मीटर पर सेकंड में वृद्धि हुई, कभी 4 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हुई, पर सेकंड स्क्वायर में वृद्धि हुई, कभी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वृद्धि हुई, तो इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे, चर त्वरण बोलेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब समझ लीजिए, मैं आपको ये समझा देता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, और आपको पता है पृथ्वी पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो भी पूरे ब्रह्मांड में जिनके पास मास होता है, वजन होता है, उनके पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी हर किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है। तो जिस गति से वह अपनी ओर खींचती है, जिस त्वरण से वह अपनी ओर खींचती है, उस त्वरण को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो लग रहा है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण वह वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप जी से लिखते हैं। और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और कभी कभार आप इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जो है माप से लिख लेते हैं, ताकि आप इसको सवाल जो है बना पाए। यदि कोई शरीर नीचे गिरता है तो उसकी वेग बढ़ता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वह बढ़ती है, इसलिए त्वरण जो है प्लस में जाता है। यदि कोई शरीर या यदि कोई ऑब्जेक्ट या यदि कोई बॉडी ऊपर जाती है तो वह त्वरण से विपरीत चल रहा है, तो इसीलिए उसकी जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में होती है। आगे बढ़ते हैं। 10, अगर इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी, माफ कीजिएगा, अगर कोई बॉडी ग्रेविटी में गिरती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, वो वेलोसिटी बढ़ती है। और वो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, यानी एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने एक सवाल हमने किया है कि एक बॉडी है, उसको नीचे गिराया गया, तो 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी शुरुआती दर थी गिरने की, जो ये थी शुरुआती चाल। 2 सेकंड बाद आप क्या होगी, 9.8 इंटू 2, तो ये जो चाल है ये बढ़ रही है, क्योंकि हर सेकंड में 9.8 के हिसाब से वृद्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यदि इसी प्रकार यदि कोई वस्तु ध्रुवधर फेंकी जाती है, यानी प्रोजेक्टेड वर्टिकल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो उसका वेग की जो दर है 9.8 से घटती है, यानी अगर उसकी शुरुआती दर 49 थी, अब वो 9.8 से घटकर कितना हो जाएगा, 39.2, फिर दोबारा 9.8 से 29.4, तो ऐसे घटते घटते एक समय पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये रुक जाएगी, फिर ये नीचे दोबारा गिरना शुरू होगी, तब इसकी जो त्वरण है ये बढ़ना शुरू हो जाती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जी का मान शरीर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो जी है वो मास ऑफ बॉडी पे निर्भर नहीं करता।
जी निर्भर कभी नहीं करेगा मास पर। अंततः यदि दो अलग अलग द्रव्यमानों के शरीर को एक ऊंचाई से समांतर, यानी अगर आप बात करें, देखिए यहाँ पर आप एयर रेजिस्टेंस, हवा के प्रभाव को खत्म करिए, हवा के द्वारा घर्षण को भी खत्म करिए, और हम स्पेस में बात करें, मैं यहां से 1 किलो रुई, या फिर आप, मैं बोलता हूं, मैं कॉटन की बात करता हूं, मैंने एक कॉटन, इतनी बड़ी कॉटन की बॉल है, कॉटन, और इतना ही बड़ा स्टोन है, और मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड हमने बनाया है यहाँ पर, इसको सबसे पहले कौन इसमें से गिरेगा और छुएगा। अब रोचक बात ये देखिए कि ये दोनों एक समान गिरते हैं, इनमें से दोनों एक समान, यानी अगर दोनों को गिरने में 10 सेकंड लगते हैं तो दोनों 10 सेकंड में ही ग्राउंड पे गिरेंगे। लेकिन पृथ्वी पे हवाएं होती हैं, गैस होती हैं, उसकी वजह से इनके ऊपर जो है घर्षण पैदा होता है, विरोधी बल लगता है। उस विरोधी बल से क्या होगा कि कॉटन को आने में समय लगेगा और पत्थर आपको जल्दी गिरते हुए दिखाई देगा। अगर यही बात मैं स्पेस में कर रहा होता, चंद्रमा की सतह पर कर रहा होता, तो दोनों एक समान गिरते। ये आपको याद रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण पे क्या करते हैं, उस पे जो है वजन, जो मास है बॉडी का, वो काम नहीं करता, दोनों एक समान नीचे गिरेंगे। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा नेगेटिव, नकारात्मक एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन में हम जो है वेलोसिटी को, वेग को हम बढ़ा रहे थे, वेलोसिटी जो है बढ़ रही थी, और रिटार्डेशन को आप मान लीजिए ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक जो वेलोसिटी को एकदम कम करते हैं, यानी एक ग्राफ ऊपर जा रहा है तो दूसरा ग्राफ नीचे जाएगा। तो इस प्रकार जो जो रिटार्डेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाते हैं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और रिटार्डेशन जो है हमेशा नेगेटिव होगा, यानी नकारात्मक होगा। अब इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। अब मैं इक्वेशन के लिए मैं आपको समीकरण समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। u का मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल, मैं अभी सब लिख देता हूं, फिर आप उसके बाद एक एक करके समझेंगे। ध्यान दीजिए, u का हो गया प्रारंभिक वेग, v हो गया अंतिम वेग, a हो गया हमारा तुरंत, और t हो गया जितना भी हमने समय लिया है यात्रा को तय करने का समय, और s होगी हमारी पूरी दूरी या जो यात्रा हमने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं, एक एक करके समझा रहा हूं, आप इन्हें समझ लीजिए। यानी अगर आप अंतिम वेग निकालते हैं तो वो निकलेगा शुरुआती वेग प्लस एक्सेलरेशन और कितना समय लिया। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, मोशन का समीकरण पहला चाल का, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ए टी स्क्वायर कैसे बना, समझ में आया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, s दूसरा होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो यहाँ दूरी निकालेंगे, यहाँ n की वैल्यू आप रख देंगे। ये तीन जो है ये बहुत आवश्यक है, इनको आप याद रखिए। sn मतलब जो बॉडी n सेकंड में कितना उसने दूरी कवर करी। अगर कोई बॉडी फ्रीली गिर रही है, अगर मुक्त गिरने वाली बॉडी किसी
पूरी तरीके से जो बॉडी है वह पृथ्वी की सतह पर गिरती है और उसे किसी भी तरीके का प्रतिरोधक बल उस पर नहीं लग रहा है, तो उसके समीकरण क्या होंगे इसको भी समझ लीजिए। जहाँ पर ए आया है उसको आपको जी से बदलना है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का काम अब जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई बॉडी ऊपर जाती है तो ये जो ए है ये माइनस का जी हो जाएगा। अगर कोई बॉडी नीचे आती है तो ये ए है प्लस का जी हो जाएगा। अगर आप एच हाइट से कोई किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो हम क्या मानेंगे, अगर बॉडी को फेंका जा रहा है तो शुरुआती जो उसमें जो वेग होता है, शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग उसका जो होता है वो 0 होता है। ये आप समझ गए। तो v इक्वल्स टू जी टी, एच इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v इक्वल्स टू 2ag। तो यहाँ पर आपने देखा होगा u को मैंने 0 करा, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, एक बॉडी को मैं नीचे गिरा रहा हूँ तो ये हाइट है मेरी h, तो यहाँ पर ये जो u है अब ये है, इसको मैंने नीचे गिराया। क्या इसमें कोई चाल है, प्रारंभिक चाल है इसके अंदर? नहीं है, कोई प्रारंभिक चाल है नहीं है, ये नीचे गिर जाएगी। यानी ये पृथ्वी में के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरी। तो प्रारंभ में इसमें कोई गति नहीं थी, इस वजह से इसकी प्रारंभिक गति 0 होगी। यह बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलरली फॉर बॉडी थ्रोन वर्टिकली। अगर किसी बॉडी को हमने ऊपर फेंका, देखिए नीचे के लिए जी की वैल्यू प्लस थी, ऊपर फेंकने के लिए जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नीचे से अगर आपने ऊपर फेंका तो अब नीचे से आप ऊपर फेंकने के लिए आप जोर लगा रहे हो, यानी आप उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो। तो तब आप क्या करेंगे, तब हमें u होगा हमारे पास, तो प्रारंभिक u होगा माइनस जी टी, ये a प्लस ए टी था तो यहाँ जी टी हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो माइनस जी टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2gh हो गया। वहीं हाईएस्ट पॉइंट जैसे ही वह अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये ऊपर जाएंगे तो ये कम होने लगता है, जो u है ये कम होने लगता है। अब एक समय पर ये u यहाँ पर किसी एक समय पर जाकर h पॉइंट पर जाकर ये जो u है ये धीरे 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 जाकर खत्म हो जाएगा, और v जो अंतिम जो इसका जो छोर होगा वहां पर जो अंतिम गति होगी वो 0 होगी। तो हम यहाँ पर टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने का सिंपल तरीका, शुरुआती गति और एक्सेलरेशन से भाग दे देंगे। और हमें हाइट निकालनी हो, अंतिम हाइट क्या होगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये जो फॉर्मूले आपको सीधा सीधा याद होने चाहिए, ये सूत्र आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ ये सूत्र बता देने हैं, सीधा आपको उत्तर मिलेगा। एक शरीर के रैखिक गति के अध्ययन निम्नलिखित ग्राफ की सहायता से किया जा सकता है। तो अब हम ग्राफ की बात करेंगे, फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो हम ग्राफ को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो ग्राफ के कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट यानी स्थानांतरण और समय का ग्राफ होगा, वेग और समय का ग्राफ होगा, और त्वरण और समय का ग्राफ होगा। ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ समझिए आप। सबसे पहले हम इसको ग्राफ से ही समझते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। सारे सवाल आपके अभी हल हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर p है और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, और यहाँ पर जो समय है, देखिए समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं गया कोई ऑब्जेक्ट, ना यहाँ से यहाँ गया, तो क्या हुआ, ये रेस्ट है। यानी डिस्प्लेसमेंट में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली, कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली, बस समय बढ़ गया। क्या अब ये जो आप पेन यहाँ पर देख रहे हैं इसमें समय बढ़ता जा रहा है जब से मैंने इसको रखा है। क्या इसने अपनी जगह या स्थान को बदला? नहीं बदला, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है। तो अगर कोई सीधी लाइन दिखेगी इसका मतलब वो रेस्ट में है, ये याद रखेंगे। केस टू में देखिए 10 यूनिट बढ़ा, फिर 10 यूनिट बढ़ा, फिर 10 यूनिट बढ़ा, फिर 10 यूनिट बढ़ा, और हर बार 2-2 सेकंड बढ़ रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म है। अगर मैं 20 - 10 करूं डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी निकलेगी और भाग कर दूं 2 माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ हमें क्या देगा, इसका जो स्लोप है हमें क्या देगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी, और इसका स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे बढ़ते हैं। केस 3, किसी भी क्षण पर वेग प्राप्त करने के लिए उस क्षण पर विकृत खींचें और आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर आप खींच दीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम जो दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझ लेते हैं, जरा समझ लीजिए। देखिए, एक ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी है और ये टाइम है, यानी एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, यानी उसने 0 से 10 सेकंड कवर करे और 0 से मान लीजिए उसने 5 मीटर पर सेकंड तक गया। तो ये जो एरिया जो इसमें कवर करा, ये जो एरिया है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड में 10 सेकंड में उसने 50 मीटर कवर करा। तो जो एरिया होता है, एरिया किसका, वीटी का, वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो स्लोप होगा, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। इसका जो स्लोप होता है ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये आपको बस 2 पॉइंटों में मैंने पूरा ग्राफ समझा दिया, राइट। तो ये देखिए, ये अब आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मिल रहा है और ये एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां से देखिए 0 से 40, तो 40 हो गया कितने समय में, 4 सेकंड में। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। वहीं अब देखिए 40 से कहां पर आ गया, 0 पे, कितने समय में। अब शुरुआती क्या थी, शुरुआती 40 थी, अंतिम क्या है, 0, 0 माइनस 40 कितने समय में, 4 सेकंड में। तो माइनस 40 बटे 4, तो क्या बन गया ये, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हुआ ये, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हमें इन ग्राफ के बारे में जानकारी मिली। केस 3 में आप देख लीजिए, ये पैराबोलिक है। ये जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सिंपल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अगर मैं इसका एरिया दूं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी। क्या हमें देगा, वेलोसिटी देगा, याद रखना है। यदि किसी चलती हुई वस्तु को वेग निरंतर रूप से समय के साथ बढ़ता है तो तुरंत स्थिर होता है। यानी अगर जो हमारा मोशन जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी देखिए यहाँ पर क्या मैं बोल देता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब क्या है, कांस्टेंट है। समय बढ़ रहा है लेकिन उस सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ बढ़ रहा है। केस 3 में देखिए, अब इसके बाद ये नीचे आ गया, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी ये रिटार्डेशन है, यानी अब ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये नेगेटिव में वैल्यू है, यानी ये रिटार्डेशन की बात कर रहा है। तो यानी ब्रेक मारने शुरू कर दिए, अब ब्रेक मारने शुरू कर दिए। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इस कक्षा में हमने ग्राफ को समझ लिया, स्पीड और वेलोसिटी को समझ लिया। आने वाली जो क्लास है उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी समझेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे और सर्कुलर मोशन को समझेंगे। उसके साथ हम हमारे मोशन चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो ये ग्राफ को आप अच्छे से समझ लीजिए, जिस तरीके से मैंने समझा है उनको बस उतना ही समझ लीजिए, उतने में आपका ग्राफ हो जाएगा। और स्पीड को भी समझ लीजिए, वेलोसिटी को भी समझ लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिए और अपने जो परीक्षा है उसकी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए।
बाकी की जो और जानकारी है मोशन को वो हम अपनी अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।